देखो बच्चों, अभी हम संधि कर रहे थे। पिछले सत्र में हमने संधि की थी। स्वर संधि हम कर रहे हैं। स्वर संधि में 2 संधि हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ और गुण। उसी में तीसरी संधि है यण संधि। यण संधि का सूत्र मैंने इस पे नियम मैंने लिख दिया है, उसे हम समझ लेते हैं। ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ ऋ र के पश्चात यानी बाद में कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा? इनके स्थान पर क्रमशः किनके ई उ ऋ और र के स्थान पर क्रमशः य व र और ल हो जाता है। ये सब हलंत का है, इतना ध्यान रखना। हलंत की बहुत इंपॉर्टेंस है। हलंत अगर नहीं लगाते हैं तो हम शब्द का निर्माण नहीं कर पाते हैं। जहाँ हलंत की आवश्यकता है वहाँ लगाएंगे, यानी ये व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन हो जाते हैं। अब इसे कैसे समझते हैं? यदि प्लस के चिन्ह से पहले ई के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आए, ई ना आए, ई नहीं आए, कोई और स्वर आए तो क्या होगा? स्वर आना चाहिए, ध्यान रखना, व्यंजन नहीं। इसके बाद स्वर आए, कोई आ जाए, उ आ जाए, ई नहीं आना चाहिए, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? या बदलेगा। अब ये दोनों नहीं बदलेंगे, दोनों में परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन होगा। बाद वाला एज इट इज रहेगा और वो बाद में जब हम मिलाएंगे, शब्द का निर्माण करेंगे तो वो अपनी प्रक्रिया करेगा जैसे उसे करनी है। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या। यदि उ होगा तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? मैंने लिखा है व। ऋ होगा तो ऋ के स्थान पर क्या हो जाएगा? र, और र के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों? ल हो जाएगा। आगे समझ में किस स्वर के स्थान पर क्या बदलेगा ये हमने स्पष्ट समझ लिया। इसे याद कर लीजिए। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, ऋ के स्थान पर र और र के स्थान पर ल हो जाता है। इस ढंग से याद करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अब एक शब्द हम इसी सूत्र को लगाते हुए, इसी नियम को लगाते हुए हम करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा हमें। मैं पूरी परिभाषा बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने लिख ली होगी। लिखने का काम थोड़ा स्पीड में किया करो बच्चों, ताकि जल्दी से ज्यादा हम पढ़ सकें। अब देखो एक शब्द आता है स्वागत। स्वागत मतलब सुआगतम, शुभ आगमन। विच्छेद यही है इसका, सुआगतम। सु प्लस आगतम। जैसे मैंने आपको पिछले संधियों में बताया था कि एक बार और हमें इसमें विच्छेद करके कौन सी संधि है ये निकालनी पड़ेगी। कौन सी संधि का नियम हम इसमें बताएंगे। साथ ही साथ हमें नजर आ रहा है किसकी आवाज आ रही है, कौन से स्वर की? उ की। तो सा में कौन सा स्वर मिश्रित है? उ। सा में से उ को हम अलग कर लेंगे और ये हमें स्पष्ट नजर आ रहा है। छोटे उ की मात्रा है तो कौन सा उ होगा बच्चों? छोटा उ होगा। तो वो हम अलग करेंगे तो जब ये निकल जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा सा, अलग वाला। इसमें से उ निकल गया, आया क्या? आगतम। ये ऐसे ही रहेगा। अब हमें बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई। स्वर के बाद स्वर आया है, सीधे सीधे पता चल गया स्वर संधि है। सारा दिमाग वहीं लगाएंगे। दीर्घ संधि नहीं है क्योंकि समान स्वर नहीं है ना? और अ और आ के पश्चात कोई अन्य स्वर भी नहीं आया, इससे पहले उ है तो इसलिए गुण संधि में नहीं। तीसरी संधि हम पढ़ रहे हैं यण संधि। यण संधि में हमने पढ़ा है कि ई उ ऋ र के पश्चात यानी इस प्लस के चिन्ह से पहले क्या क्या आना चाहिए? ई उ ऋ र में कोई आना चाहिए। तो उसके अनुसार यहाँ उ आया हुआ है, उसके पश्चात कोई
ये भी हलंत वाला, ये भी हलंत वाला। अब इसके आगे अगर आसानी चाहो, हम यहाँ पे भी इसको शब्द बना सकते हैं, मगर और आसानी हो जाएगी अगर हम एज इट इज इसको ऐसे ही नीचे उतार लेते हैं। अब केवल हमें मिला के लिखना है। शब्द हमारे सामने पूरा बना हुआ है, ये हलंत वाला है। हलंत वाले के पश्चात यदि स्वर होता है तो वो तो उसको पूरा कर देता है, पर यहाँ तो उसके पश्चात व्यंजन है, तो व्यंजन तो पूरा नहीं करेगा, तो सा कैसा रहेगा, आधा ही रहेगा। तो अब हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, जब शब्द का निर्माण करेंगे तो हलंत हटा देते हैं और इसे आधा लिखेंगे। आधा सा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। अब ये हमारा आया वा, ये भी आधा व्यंजन है, पर इस व्यंजन के पश्चात हमें स्वर मिल रहा है। तो जब आगे स्वर मिल रहा है तो ये स्वर तो इसको पूरा कर देगा ना, मात्रा के रूप में इसमें चढ़ जाएगा। तो आज अब व के साथ मात्रा के रूप में चढ़ा तो क्या बन गया, वाह। देखो वाह आ गया, ये मात्रा के रूप में चढ़ा दिया, हलंत हट गया तो स्वा बन गया। अब ये वाह क्योंकि इसमें जाके मिल चुका है तो अब इसकी स्थिति खत्म हो गई, बचा क्या, गतम। क्या बचा, गतम। अब इस गतम वाले जो शब्द है इसको हम ऐसे ही अपनी इसमें लिख देंगे। देखो शब्द बन गया स्वागतम, कितना आसान था, देखो मिला स्वागतम और स्वागतम सेम है, कोई फर्क नहीं। अब ऐसे ही आप अगर प्रैक्टिस करेंगे अन्य शब्दों को अपनी किताब में, आप जब की किताब निकालेंगे अपनी, उसमें बहुत सारे शब्द हैं और उन शब्दों की आप इसी ढंग से यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से संधि याद हो जाएगी। अब हम इसके पश्चात चौथी संधि हमने कौन सी कर ली, देखो 3 संधि हम कर ली, देख संधि हमने कर ली, गुण संधि हमने कर ली और यण संधि हमने कर ली। अब इसके पश्चात जो संधि आई है वो हम आज इसके बाद नई संधि करते हैं, जो हमारी 3 संधियां नीचे थी ना, नई संधि आयाती संधि। अब हम नई संधि लेते चलते हैं क्योंकि ये सब हम मैंने पढ़ चुके थे, मैंने केवल रिवीजन के हिसाब से एक बार आपको बता दिया। जो अब मेन संधि हमारे कोर्स में आई है वो है आयाती संधि। आयाती संधि आसान है बच्चों, मुश्किल नहीं है। अगर हम इसके नियम को थोड़ा सा समझ लेंगे, बस नियम समझने की देर है, जहाँ नियम हमारे दिमाग में बैठा वहाँ सब कुछ हमें बहुत आसानी से सॉल्व होता चला जाता है। नियम देखो, आयाती संधि का नियम क्या है, यदि ए ओ आई औ के पश्चात, ए ओ मैं लिख देती हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। जब ए आई ओ आ, अब देखो स्वर बदल गए हैं ना, पहले तो अ ई उ इनमें ही संधि चल रही थी, अब ये आगे वाले हमारे स्वर आ गए हैं। ए आई ओ औ के आगे कोई भी स्वर आए, अब जैसे मैं पीछे पढ़ा था, कोई भी स्वर आ जाए के पश्चात कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः, इनके ये तो हमने यहाँ लिखा है ना, ए ओ ए आई ओ औ, इनके स्थान पर क्या हो जाता है, एच हो जाती है। एच कौन कौन से होते हैं, अब आई आ और आ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो होगा कैसे, देखो क्रमशः कैसे होगा, इसके स्थान पर क्या होगा, क्रमशः लिख लेते हैं, आए आए, ठीक है ना, आए आए, अब और आ हो।
बस क्रमशः का ध्यान रखना है। क्रमशः का मतलब होता है जो हमने बाद में परिवर्तित होने वाले शब्द लिखे हैं वो ये जो क्रम है, जिस क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम वाले के साथ आएगा। जैसे अब यहाँ तो आ गया देखो, ए के साथ अ, ए के स्थान पर क्या होगा अय, और अय के स्थान पर क्या आएगा आय, ओ के स्थान पर अ, और अ के स्थान पे आप हो जाएगा। फिर से इसे और स्पष्ट करके देखो, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ ए आई ओ और क्योंकि नए संधि के बहुत स्पष्ट आपको समझना होगा, तो इनके स्थान पर क्या होगा, यदि ए के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा ए का आय। ठीक है, सीधे सुन गलत अय आएगा तो क्या बन जाएगा इसका आय, सब अलग लगेगा। ओ आता है, ओ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ओ किस में परिवर्तित होगा अव में, और अव किस में परिवर्तित होगा आव में। बस इस चीज को आप समझ लीजिए। ए के बाद कोई असमान स्वर आए अय बन जाएगा, अय के बाद कोई असमान स्वर आए आय बनेगा, ओ होगा, ओ के बाद कोई असमान स्वर तो समझ रहे हैं ना, यानी इसके पश्चात यही स्वर नहीं आना है, कोई और स्वर आना है, तो ओ के स्थान पे अव कर देंगे और अव के स्थान पे आप कर देंगे और हमारा शब्द बन जाएगा। एक शब्द को विच्छेद करके उसमें संधि करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्वर एक शब्द लेते हैं हम इसका, नयनम, नयन। अब अगर हम दिमाग लगाएं, हमें सारी संधि याद कर ली होगी तो यही हमें पता चल रहा है कि इसमें किसी एक खास शब्द की आवाज आ रही है और ये हमारी कौन सी संधि होगी। अगर बस थोड़ा सा खींच के पढ़े, नय अय, नय के साथ किसकी आवाज आ रही है अय की, यानी अय हुआ है, विच्छेद था और विच्छेद से जब स्वर का या शब्द का निर्माण किया गया तो अय आया है। अय हमारा किसमें आया था, वो हमने नई वाली संधि पढ़ी थी अयादी संधि, तो अय हमने जब देख लिया अयादी संधि में आ रहा है तो अय किसके स्थान पर आया था बच्चों, ए के स्थान पर। किसके स्थान पर, ए के स्थान पर, यानी विच्छेद में ए रहा होगा। थोड़ा उल्टा चलने की कोशिश करते, कभी कभी विच्छेद ऐसे आसानी से नहीं होता, तो अगर हम सूत्र को नीचे से ऊपर लगा लेते हैं तो विच्छेद बहुत आसानी से आ जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको एक प्रक्रिया समझा रही हूँ, अगर हम इसे खींच के पढ़ें तो हमें पढ़ा है नय नम, नम में तो कुछ अलग नजर नहीं आ रहा, नय अय, अय की आवाज आ रही है ना, देखो अय लिख लो यहाँ, अय की आवाज आ रही है, तो अय हमारा था आयाती संधि में और अय हुआ था हमारा किसके स्थान पर, ए के स्थान पर। यानी जब हम विच्छेद करेंगे तो इसको गायब कर देंगे और इसके स्थान पर ए लेकर आएंगे, तब हम संधि कर पाएंगे। तो अगर हम इसमें ए लेकर आते हैं तो नए में क्या बन जाएगा ने, ए मात्रा के रूप में आएगा ना, ए की एक मात्रा रखी है, और ये क्या आएगा अन, क्योंकि हलंत वाला होता है ना, हलंत वाला इसमें से आ गया तो अनम बन गया। उल्टा करके भी संधि का विच्छेद हो जाता है, बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सूत्र उल्टा लगाओ। संधि विच्छेद हो गया हमारा ने प्लस अन। अब हम नए सिरे से लेके चलते हैं, यानी जैसे हमें आप समझ लीजिए विच्छेद मिला हुआ है, शब्द का निर्माण करना है। शब्द का निर्माण करने के लिए हमें पहले वाले जो शब्द है उसमें भी हमें थोड़ा सा उसका भी विच्छेद करना होगा। इसका विच्छेद करेंगे तो हम ना लेकर आएंगे, ए इसमें से हटा देंगे, ये हलंत वाला आ जाएगा ना, और ए फिर प्लस हमारा अनम ऐसे है, ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारा देखो अयादी संधि का नियम पूरा स्पष्ट नजर आ रहा है, ए के पश्चात असमान स्वर आ रहा है। यदि ए के पश्चात असमान स्वर आता है तो अयादी संधि के नियम के अनुसार ए के स्थान पर क्या होना है अय। तो इस ए और आ को
मिलाकर हटा देंगे इसको, इसके स्थान पर एक नया विकार आ जाएगा, वो क्या होगा? हलंत। मैंने कहा था हलंत लगाना, नहीं तो फिर शब्द का निर्माण नहीं कर पाओगे। आय आ गया, ए हट गया, आ हट गया, बचा न। इतना ही तो बचा, ए इसमें मिल गया, ए और आ मिलकर तो ये बन गया, और यहाँ बचा न, हलंत। अब शब्द सामने पूरा स्पष्ट आ गया है। ये विसर्ग वाला, वो हलंत वाला है, यानी इसमें स्वर मिश्रित नहीं है, और इसके पश्चात हमें स्वर दिखाई दे रहा है। और स्वर होता है तो अपने पहले वाले व्यंजन को पूरा कर देगा, और इसको पूरा करेगा तो इसका हलंत करके क्या बन जाएगा? न। बचा क्या? य और न, य और न, इसका नयन क्या बन गया हमारा? नयन। ठीक है, आथना आ रहे हैं, आथना ही तो आ, इसको या को पूरा कर देगा तो या ये पूरा हो जाएगा, नयनम। हमारा शब्द पूरा बन गया नयनम। जैसे कि हमें ऊपर मिला था, ऐसे ही हमने उसको विच्छेद करने के पश्चात बना दिया। आयाती संधि समझ में आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। और यदि अगर इस यहाँ पर आय होगा तो इसका क्या हो जाएगा? आय, है ना। यदि ओ होगा तो यहाँ पे आव में परिवर्तित हो जाएगा, आओ होगा तो आव में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर ऐसे ही मिलाकर हम उसे लिख देंगे। आयाती संधि समझ में आ गई होगी बच्चों को। इसके आप 4-5 शब्द विच्छेद करके आप कोशिश कीजिए करने की, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और जब तक हम संधि की प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों, केवल रटने से हमें संधि कभी याद नहीं होती, समझनी पड़ती है। शब्द जो आपका नियम है उसे रटना पड़ेगा, और उस नियम को बार बार शब्दों का विच्छेद करके उस पर लगाएंगे, बार बार बोलेंगे उस नियम को, तब कहीं जाकर संधि समझ में आती है। आयाती की हमारी नई संधि थी। इसके बाद जो हमारी एक दो और संधियां जो हमारी इस बार कोर्स में जुड़ी हैं, वो है बच्चों पूर्व रूप और पद। तो पूर्व रूप ले लेते हैं पहले। ये बहुत आसान है। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, जिस संधि में पूर्व पर दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व वाले वर्ण को आदेश होता है, यानी पूर्व और पद, पहला और बाद वाला, यानी प्लस के चिन्ह से पहले और प्लस के चिन्ह के बाद, ये होता है पूर्व, ये होता है पद। इन ऐसी स्थिति आए और पूर्व वाला आदेश हो, यानी जो यहाँ होगा वैसा ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, तो वहां कौन सी संधि होती है? पूर्व रूप संधि होती है। नियम लिख लेते हैं इसका। यदि पद के अंत में, इसे कहते हैं पदांत, पदांत मतलब पद के अंत में, यदि मैं आपको साधारण भाषा में लिखूंगी, यदि पद के अंत में, यानी आखिर में, जो प्लस के चिन्ह से पहले जो पद होगा उसके अंत में एकार या ओकार, अभी बताते हैं एकार या ओकार क्या होता है। अब आप ऐसे लिख लीजिए, यदि पद के अंत में एकार या ओकार हो और उसके पश्चात, यानी इनके बाद क्या आता है? अ आए, उसके पर हो और उसके बाद क्या है? अ आए तो उन दोनों के स्थान पर, यानी पहले वाला
स्थान पर क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। हो जाता है। अब से थोड़ा सा समझ, पद के अंत में एकार या उकार, ए या ओ, एकार किसे कहते हैं, ए को, और उकार किसे कहते हैं, ओ। ए या ओ आए और उसके पश्चात आ आए, शर्त लगा दी उन्होंने, अ ही आएगा, ह्रस्व आ ही आएगा। यदि ऐसी कंडीशन हो तो क्या होता है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप, यानी जो प्लस के चिन्ह से पहले है वही हो जाएगा। प्लस के चिन्ह से पहले ए या ओ आई और उसके पश्चात अ आई, यानी कंडीशन हमारी ये होगी, जब हमारा विच्छेद किया जाएगा तो हमें ये रूप प्राप्त होगा, या तो ए के साथ अ मिलेगा या ओ के साथ अ आएगा। तो क्या होगा, जो पहले है वही हो जाता है, बाद वाले का कुछ नहीं होना है, पहला है वो एज इट इज ऐसा ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पूर्व रूप संधि। पूर्व के अनुसार ही उसमें यथास्थिति उसकी बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो। इसे मिटाते हैं, अब एक शब्द से इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब तक हम शब्द का विच्छेद करके उसमें सूत्र नहीं लगाएंगे, उसमें नियम नहीं लगाएंगे, हम केवल मात्र रटने से और उसका विच्छेद रट लिया और सोचे कि हमारा संधि हमारी समझ में आ गई, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसमें एक चीज और है कि जो बाद वाला आ आएगा ना बच्चों, प्लस के चिन्ह के पश्चात जो आ आएगा ये बदल जाता है। बस पहली वाली स्थिति ऐसी रहती है, बाद वाले इसको हम परिवर्तित कर देंगे इस एस के आकार में, इसे कहते हैं अवग्रह, यानी अ का अवग्रह बन जाएगा, पहला एज इट इज ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये जब शब्द मिलेगा ना आपको, तो ये अवग्रह मिलेगा उसमें बच्चों आपको, ये बहुत आसान, इसकी बड़ी अच्छी पहचान है। जहाँ अवग्रह होगा यानी ये शब्द में ये चिन्ह लगा हुआ होगा, ये निशान होगा, ये अ होगा, वहां पूर्व रूप संधि ही होगी, कोई और संधि लगाएंगे ही नहीं। जैसे मैं अभी आपको एक शब्द बता रही हूँ, एक शब्द है जैसे लभ्यत्र, सबसे आसान संधियों में से आप लीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें हमें विच्छेद करने वाला स्थान भी पता है और बिल्कुल स्पष्ट हमें दिख रहा है विच्छेद जब करेंगे तो क्या क्या हमें लिखना होगा। ये आगे आपको एस के आकार का चिन्ह नजर आ रहा है, यानी यहीं से इसे काटा जाएगा, यहीं पे हमारा इसको अलग अलग करना होगा, ये दो शब्द अलग, ये दो अलग, ये ऐसे ही रहेगा लभ्य प्लस, क्योंकि ये मैंने बताया था अवग्रह जो होता है वो अ होता है, इसलिए जब हम विच्छेद करेंगे तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, अ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में तो हम इसे अ ही बोलेंगे ना, अत्र, इसका उच्चारण होगा अत्र, लभ्य अत्र, ये इसका
लभे अर्थ। सबसे आसान संधियों में से ये संधि है क्योंकि इसकी पहचान भी होती है, यही हमें बता देती है। जैसे आता है कि हाँ ये पूर्व रूप संधि है और पूर्व रूप संधि का नियम हमें याद है, बहुत आराम से हम उसका विच्छेद भी कर सकते हैं क्योंकि इसको विच्छेद भी यहीं से करेंगे। ये अ में आ जाएगा और उसके बाद वाला आ से बाद वाले जितने भी लेटर होंगे वो एक साथ आ जाएंगे, उससे पहले वाले एक साथ आ जाएंगे और यहाँ प्लस के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे जहाँ उसे संधि करने के लिए जोड़ना है। जोड़ का चिन्ह क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका मतलब है हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना है, यहाँ संधि करनी है। पूर्व संधि समझ में आ गई होगी बच्चों को। अब ऐसे ही एक संधि है पर रूप संधि। जैसे पूर्व रूप आसान है ऐसे पर रूप भी आसान है। अब जो हम नई संधियां पढ़ रहे हैं इसमें बच्चों ने जो अयादी संधि पढ़ी है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अयादी संधि का कोई ना कोई शब्द हर साल बोर्ड में आ ही जाता है, इसलिए उसे थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। बार बार अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी। अब आई पर रूप संधि। पर रूप पर रूप संधि। नियम लिख लेते हैं इसका। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, यहाँ उपसर्ग आएगा, यदि उपसर्ग कैसा होना चाहिए? अकारांत, जिस यानी उस उपसर्ग में लास्ट में अ होना चाहिए, जिसमें अ होता है वो अकारांत कहलाते हैं। उपसर्ग के पश्चात, यदि अकारांत उपसर्ग के पश्चात ऐसी धातु जिसके आरंभ में जिसके आरंभ